का प्रयोग निश्चित शब्द समुदाय या पूरे वाक्य का अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करने के लिए होता है। जिनका प्रयोग निश्चित शब्द समुदाय या पूरे वाक्य का अतिरिक्त भाव प्रदान करने के लिए होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे निपात कहते हैं। निपात वाला चैप्टर मैंने आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। निपात अव्यय मैंने पहले ही पढ़ाया था। उपवाक पहचानिए। तो वह आदमी जो कल आया था आज भी आया है। वह आदमी जो कल आया था वह आज भी आया है। तो ये कौन सा है? ये विशेषण उपवाक है। कौन सा है? विशेषण उपवाक है। कौन सा है? ये विशेषण उपवाक है। जब पानी बरसता है तब मेढक बोलते हैं। में जब पानी बरसता है कौन सा वाक्य है? तो कौन सा वाक्य है? जब पानी बरसता है। क्रिया विशेषण उपवाक है। कौन से हैं? क्रिया विशेषण उपवाक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बरसना क्रिया की क्या विशेषता बताई जा रही है? तो विशेषण उपवाक होते हैं। रेखांकित सर्वनाम का प्रकार चिन्हित कीजिए। कोई तो होगा जो तुम्हारी सहायता कर सकेगा। तो यहाँ देखिए, कोई तो होगा, यहाँ पर निश्चित हो रहा है? नहीं निश्चित हो रहा है। तो नहीं, निश्चित नहीं हो रहा है तो कौन सा होगा? अनिश्चयवाचक होगा। अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। और जहाँ पर निश्चित हो जाता है वहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम। आपका घर जिस शहर में है उस शहर का नाम संज्ञा का कौन सा भेद सूचित करता है? तो जो जिस शहर में रह रहे हैं उसके उस नाम का क्या होगा? व्यक्तिवाचक आपका कोई शहर होगा, जैसे प्रयागराज हो गया, लखनऊ हो गया, दिल्ली हो गया, मुंबई। व्यक्तिगत क्या है? वो नाम है, ठीक। बड़े बड़े आगे थोड़ा सा कर लेता हूँ। बड़े बड़ाई न करे, बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब है कहे, लाख टके का मोल। रहीम द्वारा लिखित इन पंक्तियों में बड़े शब्द का प्रयोग किस रूप में हुआ है? तो ये संज्ञा के रूप में हुआ। किस रूप में हुआ? संज्ञा के रूप में। द्वार द्वार भटकना में प्रयुक्त दुरिक्त दूर दूर, द्वार द्वार क्या है? द्वार द्वार भटकना पारस्परिक संबंध बताने के लिए। देखिए और कौन सा ऑप्शन हो सकता है? इससे अच्छा ऑप्शन दिया गया हो सकता है इससे अच्छा ऑप्शन दिया गया हो तो उसे ठीक हो सकता है। देखिए, अतिशय प्रकट करने के अर्थ में, भेद बताने के, सागरता प्रकट करने की, यही समग्रता प्रकट करने के अर्थ में यही सही हो जाएगा। संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है? तो जो संज्ञाओं के साथ विभक्तियाँ आती हैं उसे विश्लिष्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विश्लिष्ट कहा जाता है, ठीक। हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है में जयचंद संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है? तो जातिवाचक। देखिए यहाँ पर केवल जयचंद्र दिया गया होता तब वो व्यक्तिवाचक हो जाता है, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि जयचंदों की कमी नहीं है, मतलब कि यहाँ पर जयचंद्र की तरह कई पिताजी हैं। जयचंद्र की तरह कई पिताजी हैं, ठीक। तो यहाँ पर एक जाति का बोध करा रहा है, इसलिए जातिवाचक होगा। श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाएगा? तो श्रोता के लिए मध्यम पुरुष का। जो जैसे मैं, ए व्यक्ति एक है, ए बोल रहा है, तो यहाँ पर मैं और हम का प्रयोग होगा। लेकिन ए व्यक्ति सुन रहा है तो इसके लिए क्या होगा? तू होगा, तुम होगा और आप होगा। और कोई अन्य व्यक्ति यहाँ बैठकर सुन रहा है तो वहाँ पर उसके लिए प्रयोग वह होगा, वे होगी, ठीक। तीसरे व्यक्ति के लिए तो आगे देखते हैं। कोई और कुछ का प्रयोग कौन सा सर्वनाम में होता है? तो कोई और कुछ का अनिश्चयवाचक। कोई और कुछ का अनिश्चयवाचक होता है। संबंधवाचक में क्या होता है? जो और सो होता है। निश्चय में क्या होता है? यह है और हो, यह है और वह होता है। और निजवाचक में क्या होता है? आप होता है, स्वयं होता है, खुद होता है। इस तरह से आज मैं आपको याद करा दूंगा ऑप्शन से। राष्ट्र की भाववाचक क्या होगा? तो राष्ट्र की राष्ट्रीयता होता है। क्या होता है? राष्ट्रीयता बनता है, ठीक है। आज गणित के अध्यापक ने कक्षा नहीं ली है, वाक्य में अर्थ के आधार पर वाक्य है। तो कौन सा? निषेध वाक्य है। नहीं, अगर देखिए निषेधवाचक कैसे होगा? अगर आपको नहीं का अगर बोध है आपको वाक्य में हो जाए तो वहाँ पर निषेधवाचक होगा। और जहाँ पर इच्छा का बोध हो वहाँ पर इच्छावाचक होगा। जहाँ पर आपको प्रश्न पूछकर बताया जाए वहाँ पर प्रश्नवाचक होगा। और जहाँ पर आज्ञा का पालन हो वहाँ पर आज्ञा पालन वाक्य होगा, ठीक है। तो इसे आप लोग कॉन्सेप्चुअल समझे रहेंगे तो आपको एग्जाम में काम देगा। यह काम मैं आप कर लूँगा, तो यहाँ पर देखिए जो यह काम मैं आप कर लूँगा मतलब खुद कर रहा है, स्वयं कर रहा है। यहाँ पर आप कौन सा होगा? निजवाचक होगा। यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्वयं के लिए आप शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक।
अब देखिए संज्ञा से संबंधित प्रश्नोत्तरी देख लेते हैं। संज्ञा से संबंधित प्रश्नोत्तरी किससे संबंधित? संज्ञा से। तो संज्ञा को किस नाम से जाना जाता है? तो संज्ञा को नाम से जाना जाता है। किस नाम संज्ञा को किस नाम से जाना जाता है? तो नाम से। मतलब कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति का नाम है, कोई वस्तु का नाम है, किसी स्थान का नाम है, तो उस नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ठीक, उस नाम को ही क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। वह वस्तु, स्थान, भाव या विचार बोधक शब्द को क्या कहते हैं? तो संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अब देखिए आपको संज्ञा वाला टॉपिक क्लियर हो जाएगा। व्यक्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो व्यक्ति के व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं। और वैसे अगर सिंपल पूछता कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तब आपका आंसर 5 हो जाता। ठीक है। स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो स्त्रीत्व में देखिए भाववाचक है। क्यों है? क्योंकि जो स्त्री शब्द है, स्त्री शब्द से ही क्या बनाया गया है? स्त्रीत्व बनाया गया है इसमें, इसीलिए इसे भाववाचक संज्ञा होगा। क्या होगा? भाववाचक संज्ञा होगा। ठीक, भाववाचक संज्ञा होगा। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा है? तो देखिए क्रोध, क्रोध होगा। क्या होगा? क्रोध होगा, ये संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा बनाइए तो देखिए लड़कपन। क्या होगा? लड़कपन। लड़का का क्या होता है? लड़कपन होता है, लड़कापन नहीं होता है, लड़कपन होता है। लड़काई नहीं होता, लड़काईपन नहीं होता, लड़कपन होता है, शुद्ध शब्द है। ठीक, अब आगे देखिएगा। सच्चरित्रता किस मूल शब्द से बना है? तो चरित्र से बना है। किससे? चरित्र से बना है। निम्नलिखित भाववाचक संज्ञा कौन सा है? तो भाववाचक संज्ञा पूछ रहा है ना, तो भाववाचक शत्रुता, शत्रु से शत्रुता बना है। क्या बना है? शत्रु से शत्रुता बना है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? तो देखिए यहाँ पर यमुना, यमुना नदी है। यमुना क्या है? यमुना नदी है, ये व्यक्तिवाचक है। लेकिन गाय यहाँ पर जातिवाचक, पहाड़ जातिवाचक, आम क्या है? जातिवाचक। ठीक, और वहीं पे अगर कोई कलमीवा आम कह दे तो हो जाता हो। ठीक, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो देखिए यहाँ पर मिठाई भी भाववाचक, मिठाई भी, मिठाई ही नहीं है, मिठाई का मिठास होता है। क्या होता है? मिठाई का मिठास होता है। क्या होता है? मिठास होता है। भाववाचक संज्ञा मिठास होता है। बाकी चतुर का चतुराई, लड़ाई, चतुराई, उतराई, ये सभी के साथ क्या है? भाववाचक संज्ञा है। कौन से हैं? भाववाचक संज्ञा हैं। आगे दिया गया है जातिवाचक संज्ञा बताइए। तो जातिवाचक क्या है? लड़का, लड़का कहने से पूरे लड़के का बोध हो रहा है। क्रोध, कालिमा, मिठास में कौन सी संज्ञा निहित है? तो भाववाचक। क्रोध, कालिमा, निषाद में। समूहवाचक संज्ञा की पहचान कीजिए। तो देखिए जो टीम है, टीम है, टीम क्या? समूहवाचक है। और घी क्या है? घी क्या है? घी पदार्थवाचक है। नदी क्या है? जातिवाचक है। राम क्या है? व्यक्तिवाचक है। तो इस तरह से आप लोग ध्यान में दीजिएगा। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की रचना की, इस वाक्य में कौन सी संज्ञा है? तो इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्यों? क्योंकि गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की ही रचना, और कोई व्यक्ति नहीं किया है। इसमें पर्सनल व्यक्ति गोस्वामी जी की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर गोस्वामी जी ही क्या होंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा होंगे। देश को हानि जय चंदों से होती है। तो जो देश की जो हानि होती हो जय चंदों से होती है, यहाँ पर जाति का बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा होगी। पर्वत शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो पर्वत शब्द में जातिवाचक होगा। लेकिन अगर हिमालय कह दिया जाता तो व्यक्तिवाचक हो जाता। अगर एंडीज पर्वत कह दिया जाता तो व्यक्तिवाचक, राखी पर्वत कह दिया जाता व्यक्तिवाचक। लेकिन यहाँ पर पर्वत केवल शब्द कहा गया है, इसलिए जातिवाचक संज्ञा होगी। क्यों? क्योंकि पर्वत से संपूर्ण पर्वत का बोध होता है, पूरे विश्व के। धुआं शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो धुआं शब्द में द्रव्यवाचक। क्या है? द्रव्यवाचक, जिसे आप गिन नहीं सकते हो। क्या? द्रव्यवाचक संज्ञा। वीर का भाववाचक संज्ञा रूप क्या होगा? तो वीर का क्या हो जाएगा? वीर का वीरता भी होता है और वीरत्व भी होता है। क्या होता है? वीरता भी होता है, वीरत्व। तो सर्वनाम से संबंधित देखिए प्रश्नोत्तरी। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। और निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? तो देखिए वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती, सही है। आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा सकता हूँ, ये भी सही है। मैं तेरे को घड़ी, वह तेरे, मैं तेरे को घड़ी दूंगा, मैं तेरे को नहीं, मैं नहीं हो, यही गलत है। पढ़ने में ही अटपटा लग रहा है। मुझे इस बैठक में सूचना नहीं दी थी, तो ये भी सही है। ये तीनों सही है, ये भी, यही सी वाला गलत है, तो वही सी वाला सही हो जाएगा। ठीक,
अगला देखिएगा, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? तो मुझे उत्तम पुरुष है, मुझे उत्तम पुरुष है, मुझे या मैं उत्तम पुरुष होता है, और मुझे या मैं उत्तम पुरुष होता है, और तुम, तू, आप, तुम, तू, आप कौन सा होता है? तुम, तू, आप कौन सा होता है? मध्यम पुरुष। वह और वे कौन से होते हैं? तो अन्य पुरुष होता है। ठीक। सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं? तो सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। क्यों, कौन से होते हैं? 6 प्रकार। कौन कौन से होते हैं? तो पहला होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, फिर उसके बाद निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक, ये सभी के सभी है। ठीक, ये सभी के सभी सर्वनाम के भेद होते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो निश्चयवाचक सर्वनाम कौन कौन सा होता है? यह होता है और वह होता है। यह वह क्या है? निश्चयवाचक। कुछ और कोई अनिश्चयवाचक होता है। कौन और क्या, कौन और क्या क्या होता है? ये प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। ठीक। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो अनिश्चयवाचक कौन सा सर्वनाम है? कोई और कुछ, कोई और कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। ठीक, कोई और कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह क्या है? तो यह क्या है? तो यह क्या है? यह सर्वनाम है। संबंधवाचक सर्वनाम बताइए। तो संबंधवाचक सर्वनाम जो होता है वो जो होता है, और ये इसके अलावा एक होता है सो। जो सो कौन सा होता है? संबंधवाचक सर्वनाम होता है। कोई और कुछ कौन सा होता है? अनिश्चयवाचक होता है। कौन और क्या क्या होता है? तो प्रश्नवाचक होता है। वह और यह क्या होता है? तो निश्चयवाचक होता है। ठीक, यह और वह निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। अब आइए क्रिया विशेषण से संबंधित प्रश्नोत्तरी। तो देखिए, मोहन सुंदर लिखता है, इस वाक्य में क्रिया विशेषण कौन सा है? तो सुंदर। कौन सा है? सुंदर। क्यों सुंदर? लिखना की विशेषता सुंदर है। राम यहाँ रहता है, राम यहाँ रहता है वाक्य में क्रिया विशेषण की पहचान कीजिए। तो यहाँ क्या होगा? यहाँ रहता है। संगीता प्रतिदिन पढ़ती है, इस वाक्य में क्रिया विशेषण की पहचान कीजिए। तो प्रतिदिन होगा। क्या होगा? प्रतिदिन। जो शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। जो शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। अर्थानुसार क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो अर्थानुसार क्रिया के 4 भेद, अर्थानुसार क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। ठीक, क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। अर्थ के अनुसार, मैं अभी आ रहा हूँ, इस वाक्य में कौन सा कालबोधक क्रिया विशेषण निहित है? तो अभी। अभी जो है ये क्या है? ये कालबोधक है। फिर कभी चलेंगे, तो यहाँ पर जो फिर कभी है यही क्या हो जाएगा? यहीं पर कालवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कालवाचक हो जाएगा। और पानी निरंतर बहता है, तो जो निरंतर है यहीं पर क्या हो जाएगा? यहीं पर कालवाचक हो जाएगा। क्रिया विशेषण शब्द होने का समय ज्ञात होता है, वह कालवाचक होता है। क्या होता है? कालवाचक होता है। मुझे यकीन है कि आप लोगों को कंप्लीटली इस क्लास में ही याद हो जाना चाहिए। यदा कदा तदंतर आदि शब्दों का प्रयोग कहाँ होता है? तो कालवाचक में होता है। भीतर जाकर बैठिए, भीतर जाकर बैठिए, तो यहाँ पर स्थान का बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ पर स्थानवाचक होगा। किधर जा रहे हो? तो यहाँ पर क्या? स्थान का बोध हो रहा है। दाएं बाएं, अंदर, इधर, अंदर, भीतर, चाहे जो शब्द लिखा रहे, ये सभी क्या है? जहाँ पर स्थान का बोध हो वो स्थानवाचक होता है। ठीक है, स्थानवाचक होता है। थोड़ा थोड़ा अभ्यास कीजिए, इस वाक्य में क्रिया विशेषण कौन सा है? तो थोड़ा थोड़ा है। क्या है? थोड़ा थोड़ा है। बूंद बूंद शब्द में कौन सा क्रिया विशेषण निहित है? तो बूंद बूंद में है क्या? परिमाणवाचक। बूंद बूंद से घड़ा। संभव है कि वह आएगा, इस वाक्य में क्रिया विशेषण की पहचान कीजिए। तो रीतवाचक। जहाँ पर संभव वगैरह शब्द का प्रयोग होता है वहाँ पर रीतवाचक होता है। वास्तव में, ठीक, हाँ आदि शब्दों का प्रयोग कहाँ पर होता है? तो रीतवाचक में होता है। क्रिया विशेषण का अन्य नाम क्या है? तो क्रिया विशेषण का अन्य नाम है अविकारी विशेषण। क्या नाम है? अविकारी विशेषण। वह बहुत धीरे धीरे चलता है, इस वाक्य में क्रिया विशेषण क्या है? तो इस वाक्य में क्या है? बहुत। इस वाक्य में बहुत क्या धीरे धीरे चलता है। क्रिया विशेषण के प्रमुख कितने भेद होते हैं? तो 4 होते हैं। प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण के भेद से संबंधित नहीं है। तो कौन सा नहीं? तो श्रेणी बोधक नहीं होता, बाकी साधारण अनुबंध संयोजक होते हैं। ठीक। आगे देखिएगा, रूप के अनुसार क्रिया विशेषण के भेद संबंधित नहीं है, तो अनुबंध नहीं होगा, अभी भी बताया। अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण के भेद हैं, तो अर्थ के अनुसार परिमाणवाचक भी होता है, रीतिवाचक भी होता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। ठीक, परिमाणवाचक
पदवाचक, रीतिवाचक, स्थानवाचक, ये सभी कालवाचक, ये चार चार प्रकार होते हैं क्रिया विशेषण के। ठीक, आप अब आप जा सकते हैं, इस वाक्य में क्रिया विशेषण है, तो इस वाक्य में क्या है? अब क्या है? क्रिया विशेषण है। अब क्या है? क्रिया विशेषण है। आगे देखिए दिया गया है, फिर आप भी क्या कहेंगे? इस वाक्य में क्रिया विशेषण तो क्या है? फिर है। अब देखिए संबंध बोधक अव्यय से इससे संबंधित प्रश्न होते ही उसका साथ छोड़ दीजिए। इस वाक्य में संबंध बोधक क्या है? तो साथ है। क्या है? मेरे सामने से हट जा, मेरे सामने से हट जा, तो यहाँ पर सामने से है संबंध बोधक। संबंध बोधक किससे संबंध स्थापित किया जा रहा है? सामने से। लाल किले पर तिरंगा लहरा रहा है, इस वाक्य में संबंध बोधक क्या है? तो लाल किले पर होगा। क्या होगा? पर होगा। वीर अभिमन्यु अंत तक शत्रु से लोहा लेता रहा, इस वाक्य में संबंध बोधक क्या होगा? तो यहाँ पर होगा अंत तक। क्या होगा? अंत होगा। ठीक, अंत होगा। तुम्हारे बिना नहीं रह सकूंगा, इस वाक्य में संबंध बोधक क्या होगा? तो बिना होगा। क्या होगा? बिना होगा। मूल रूप से संबंध बोधक अव्यय के भेद नहीं है, तो कौन सा? प्रयोग तो है, अर्थ भी है, व्युत्पत्ति है, लेकिन की ये कोई एक नहीं होता है। ठीक, प्रयोग के आधार पर होता है, अर्थ के आधार पर होता है। आगे प्रयोग के अनुसार संबंध बोधक अव्यय के भेद हैं, तो प्रयोग के अनुसार संबंध भी होता है, अनुबंध भी होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अर्थ के अनुसार संबंध बोधक अव्यय के कितने भेद होते हैं? तो 14 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 14 बोध। अर्थ के आधार पर संबंध बोधक के कितने भेद होते हैं? तो 14 बोध होते हैं। व्युत्पत्ति के अनुसार संबंध बोधक अव्यय के कितने भेद होते हैं? तो मूल संबंध बोधक, अयौगिक संबंध बोधक, ये दोनों के दोनों आपका सही है। अगला देखेंगे, बिना प्रयत्न पूर्वक आदि शब्दों का संबंध किस अव्यय से है? तो मूल संबंध से, मूल संबंध बोधक से। अब देखिए समुच्चय बोधक अव्यय से संबंधित प्रश्नोत्तरी। श्रुति और गुंजन पढ़ रहे हैं, इस वाक्य में समुच्चय बोधक अव्यय निहित है, तो क्या होगा? और हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और हो जाएगा। मुझे टेप रिकॉर्डर या घड़ी चाहिए, इस वाक्य में समुच्चय बोधक क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? या। समुच्चय बोधक हो जाएगा या। सीता ने बहुत मेहनत की, किंतु तो यहाँ पर किंतु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? किंतु हो जाएगा। बेशक वह धनवान है, परंतु है कंजूस, तो यहाँ पर परंतु हो जाएगा समुच्चय बोधक। देखिए आप जब पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आ जाएगा। श्याम को बुलाओ क्योंकि, यहाँ पर क्योंकि हो जाएगा। मैं और कृष्ण घूमने जाएंगे, मैं और कृष्ण घूमने जाएंगे, यहाँ पर संयोजक हो रहा है। क्या हो रहा है? जोड़ा जा रहा है, इसलिए यहाँ पर संयोजक संबंध समुच्चय बोधक होगा। तो जहाँ पर जोड़ा जाए वहाँ पर संयोग, जहाँ पर अलग किया जाए वहाँ पर विभाजक, और जहाँ पर विकल्प दिया जाए वहाँ पर विकल्प सूचक होता है। तो ये 3 प्रकार होते हैं समुच्चय बोधक अव्यय के। ठीक, समुच्चय बोधक अव्यय के। देखिएगा, राजेश, राकेश और तथा सुरेश ने अंदर भवन में तारामंडल देखा, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर जोड़ा जा रहा है, इसलिए संयोजक हो जाएगा। करो या मरो, यहाँ पर विकल्प की बात हो रही, करो या मरो मतलब कि विभाजन किया जा रहा है, या तो करो या तो मरो। तो विभाजक की अगर बात की जाए, विभाजन की अगर बात की जाए तो विभाजक हो जाएगा। ठीक है। और नित काम करो ताकि सारे काम शीघ्र हो सके, तो इसमें क्या होगा? नित काम करो, तो इसमें भी क्या हो जाएगा? विभाजक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विभाजक हो जाएगा। अगला देखिएगा, तुम पैसे का प्रबंध कर लो अन्यथा मुझे कुछ और करना पड़ेगा, अन्यथा देखिए, तुम पैसे का प्रबंध कर लो या मुझे कुछ और करना पड़ेगा, यहाँ पर अन्यथा लग जाए, या शब्द जुड़ जाए, या शब्द जुड़ जाए, अथवा शब्द जुड़ जाए, तो क्या हो जाएगी? ये सभी के सभी विकल्प सूचक अव्यय होते हैं। क्या होते हैं? विकल्प सूचक अव्यय होते हैं। विस्मयादि बोधक अव्यय। आह क्या मौसम है, आह क्या मौसम है, तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें आ हो जाएगा। इसमें जो आह लिखा गया है ये विस्मयादि बोधक का चिन्ह होता है। ये जो इस तरह से बिंदी लगी हुई होती है ये विस्मयादि बोधक का चिन्ह होता है। उफा कितनी गर्मी है, यहाँ पर उफा, इसको तो आप पहचान जाएंगे जब यहाँ जो चिन्ह लगा रहेगा वही आपका अव्यय हो जाएगा। ठीक है, विस्मयादि बोधक। अरे हो जाएगा। बाप, अरे बाप हो जाएगा, अरे बाप हो जाएगा। यहाँ पर जहाँ पर चिन्ह लगा रहे वहीं पर वही होगा क्या? विस्मयादि बोधक अव्यय होगा। ठीक है। देखिए यहाँ पर छी छी, तो छी छी हो जाएगा। ठीक, इसमें तो कुछ करना ही नहीं, आपको केवल वही चिन्ह देखना है, वही लगा देना है। ठीक है। ओहो, ओहो। शाबाश,
शाबाश। ठीक, आपको चिन्ह केवल देखना है और लगा देना। वाह वाह, तो क्या हो जाएगा, वाह वाह हो जाए, हे भगवान, वाह। ए ए देखिए यहाँ पर देखिए, जो समुच्चय सॉरी, जो विस्मयादि बोधक अव्यय होता है, जो विस्मयादि बोधक अव्यय होता है, केवल आप देखिएगा इस चिन्ह विस्मयादि बोधक का जहाँ पर चिन्ह लगा रहेगा वहीं पर विस्मयादि बोधक अव्यय वही शब्द होगा।